हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है सेमेस्टर 4 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर होने वाली है और ये जो पॉलिटिकल है इसका नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये हमारी तुलनात्मक सरकार और राजनीति वाली बुक का नाम है हिंदी एंड इंग्लिश में। अगर आपके पास ये बुक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं यूनिट 1 के उन्हें कवर करने वाले हैं। जितने भी यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सारे ही क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी पता है अभी टाइम बहुत कम है तो आप लोग चैप्टर वाइज तो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बुक के सारे ही क्वेश्चंस को मैं करवाने वाली हूं। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हों आपकी बुक से रिलेटेड आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर पाएँ। चलिए फिर बिना देरी करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रवृत्ति विस्तार विषय क्षेत्र और विधियाँ। इसके पूरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यानी हमें इसमें तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी होती है और उसके जो कार्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बताना है। चलिए देख लेते हैं आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करते हैं। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यानी तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में हम इसे देख सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का विश्लेषण और तुलना करना है। और इसका जो मेन काम होता है वो सभी प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाएं और प्रक्रियाओं और व्यवहारों का तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति का कार्य होता है। इस अध्ययन के माध्यम से हम विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की समानताओं और विविधताओं को समझ सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति न केवल विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करती है बल्कि यह भी अध्ययन कराती है कि वह कैसे कार्य करते हैं, उनका विकास कैसे हुआ और वह समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। यानी हम कह सकते हैं तुलनात्मक राजनीति जो है वो विभिन्न राजनीतियों में तुलना करती है कि किस तरह की किस देश की कैसी राजनीति है इस बारे में तुलना करती है। और वो सिर्फ तुलना ही नहीं करती, वो उसका विकास कैसे हुआ, वो कैसे कार्य करती है, इन सभी बातों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति किस तरह से। चलिए देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। चलिए अब हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। तुलनात्मक राजनीति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करती है जिसमें डेटा संग्रहण, विश्लेषण और परीक्षण की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। यह राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में व्यक्त तथा तर्कसंगत व्याख्या करती है। यानी जो तुलनात्मक राजनीति है वो जो है वो डेटा का संग्रहण करती है, यानी कोई भी डेटा है उसको इकट्ठा करती है, विश्लेषण करती है, फिर उसका परीक्षण करती है और तब कंक्लूजन पे जाके पहुंचती है कि हाँ वो जो है जिसकी भी हम तुलना कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और उसके पक्ष तर्क वितर्क करती है। उन सारी चीज़ों पर हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं बहुआयामी अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न आयामों पर आधारित होती है जैसे कि राजनीतिक संस्थान, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवहार, सार्वजनिक नीति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था। यह व्यापक दृष्टिकोण विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का एक संग्रहण दृष्टिकोण प्रदान करती है। यानी तुलनात्मक राजनीति जो है वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होती, वो राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवहार और सार्वजनिक नीति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर सभी पर आधारित होती है और सभी पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सैद्धांतिक और अनुभवजनक अध्ययन का संतुलन। तुलनात्मक राजनीति में सैद्धांतिक और अनुभवजनक दृष्टिकोण का संतुलन किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों और मॉडलों का ध्यान केंद्रित करता है। यानी ये जो है ये विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे राजनीतिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण होते हैं उन सभी का अध्ययन करता है, उन सभी के बारे में पता लगाता है। ठीक है, जबकि अनुभवजनक दृष्टिकोण वास्तविक डेटा और तथ्यात्मक राजनीति पर आधारित होता है। और जबकि हमारा जो अनुभवजनक दृष्टिकोण होता है ये हमारी वास्तविक डेटा और तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, आगे 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं समानता और विभिन्नता का
विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की समानता और विविधताओं का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन करता है कि विभिन्न देशों में राजनीतिक प्रक्रिया कैसे भिन्न होती है और वह कैसे समान होती है। यानी तुलनात्मक राजनीति जो है वो विभिन्न उद्देश्य, इसका जो मेन उद्देश्य है वो अलग अलग देशों की जो राजनीति है, अलग अलग देशों की जो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है और सामाजिक है, उसकी तुलना करना है कि वो किस तरह से एक जैसी हैं और किस तरह से भिन्न हैं। इस बारे में पता लगाना ही तुलनात्मक राजनीति का एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका समानीकरण की प्रवृत्ति। तुलनात्मक राजनीति में समानीकरण की प्रवृत्ति होती है जिसमें सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों पर लागू होता है। यह प्रवृत्ति राजनीतिक सिद्धांतों और मॉडलों के विकास में मदद करती है। यानी ये जो हमारी तुलनात्मक राजनीति होती है, इसके अंतर्गत निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ एक्चुअल में है, इस चीज़ पर निष्कर्ष निकाला जाता है। और जो तुलनात्मक राजनीति है ये सिद्धांतों के मॉडल पर विकास करती है और सिद्धांतों के मॉडल को अपनाती है और उनका विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति के कार्य क्षेत्र, कि तुलनात्मक राजनीति के क्या कार्य क्षेत्र होते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति का कार्य क्षेत्र विस्तृत और विविध है। इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, संस्करण, प्रक्रिया और व्यवहारों का अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक राजनीति के कार्य क्षेत्र निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित किए जा सकते हैं। यानी हम अगर तुलनात्मक राजनीति के कार्य क्षेत्रों की बात करें तो वो कोई छोटे मोटे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। यानी इनका जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। अब हम तुलनात्मक राजनीति के कार्यों को कुछ पॉइंटों के हेल्प से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला आप लिख सकते हैं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन करती है। यह अध्ययन करती है कि यह संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, उनका गठन कैसे होता है और वह समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। यानी तुलनात्मक राजनीति का एक ये भी कार्य है कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करना, जैसे कि विधायिका का अध्ययन करना, कार्यपालिका का अध्ययन करना, न्यायपालिका का अध्ययन करना और जो हमारी राजनीतिक दल हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इन सभी का अध्ययन करना। और अध्ययन क्या करना, ये कैसे कार्य करती हैं, कैसे संगठित हुई और ये किस तरह से प्रभाव डालती हैं, इन सभी का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो है राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाएं जैसे चुनाव, विधायी प्रक्रिया, नीति निर्माण और शासन की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह प्रक्रिया की तुलना करती हैं और उनकी प्रभावशालीता का मूल्यांकन करती हैं। यानी ये जो है ये हमारी राजनीतिक जो प्रक्रिया होती हैं उनका भी अध्ययन करता है, जैसे कि चुनाव हो गया, विधियाँ हो गई, विधि प्रक्रिया हो गई, इन सभी का अध्ययन ये और मूल्यांकन करती है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी जो हमारे चुनाव वगैरह हो रहे हैं उसका जो कार्य है, यानी जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है उसका भी ये कार्य है कि उसका भी अध्ययन करें। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे आप लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। यह अध्ययन करता है कि मतदाता कैसे मतदान करते हैं, राजनीतिक नेताओं का व्यवहार कैसे होता है और राजनीतिक भागीदारी के स्तर और प्रसार क्या होता है। यानी जो तुलनात्मक राजनीति है वो सिर्फ राजनीति के बारे में ही नहीं बल्कि जो राजनीतिक नेता होते हैं और जो मतदाता होते हैं, यानी जो वोटर होते हैं, जो वोट देते हैं, और राजनीतिक नेताओं का जो व्यवहार होता है, इन सभी के बारे में भी अध्ययन करता है, इन सभी के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विभिन्न समस्याओं की राजनीतिक मान्यताओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों का विश्लेषण करता है। यह समझने में मदद करता है कि राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाएं विभिन्न संस्कृति में कैसे कार्य करती हैं। यानी जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है उसका भी अध्ययन करता है कि किस तरह से जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है, जो हमारी मूल्य हैं और जो दृष्टिकोण है वो किस तरह से मदद करती हैं और किस तरह से कार्य करते हैं और वो किस तरह से दूसरी राजनीतिक व्यवस्था के साथ देखे जा सकते हैं, इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सार्वजनिक नीतियों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में सार्वजनिक नीतियों का अध्ययन भी शामिल है। यह विभिन्न देशों की नीतियों जैसे कि आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, विदेश नीति और सुरक्षा नीति का विश्लेषण करता है और उनकी तुलना करता है। यानी जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं उनका भी ये अध्ययन करता है, जैसे कि हमारी विभिन्न देशों की नीतियां हो गई, आर्थिक नीति हो गई, सामाजिक नीति हो गई, विदेश नीति हो गई और सुरक्षा नीति हो गई। जितने भी प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं उनका भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन भी महत्वपूर्ण होता है। यह राजनीति और आर्थिक प्रक्रियाओं के बीच के संबंधों को विश्लेषण करता है और यह समझने का प्रयास करता है कि राजनीतिक निर्णय कैसे आर्थिक परिणामों को प्रभावित करता है और इसे विपरीत है। यानी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था होती है उसका भी अध्ययन करता है कि किस तरह से जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं हमारे देश से संबंधित, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। चलिए फिर हम इनके उदाहरण देख लेते हैं जो कि निम्न है। पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं संविधान और संवैधानिक प्रणाली की तुलना। विभिन्न देशों के संविधानों और संवैधानिक प्रणाली की तुलना करना तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संघीय संविधान और ब्रिटेन का अनलिखित संविधान का एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। तुलनात्मक राजनीति इन भिन्नताओं का विश्लेषण करती है और उनके प्रभाव का अध्ययन करती है। यानी देखिए जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है वो विभिन्न संविधानों का, संवैधानिक प्रणालियों का अध्ययन भी करती है। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में अमेरिका का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी तुलना करता है। जैसे कि हमारा पता है अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। तो दोनों की तुलना करता है और दोनों की जो विभिन्नताएं हैं, दोनों की जो विशेषताएं, उनको उजागर करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं चुनावी प्रणाली की तुलना। विभिन्न देशों की चुनावी प्रणाली जैसे कि अमेरिका की प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली और भारत की मिश्रित चुनाव प्रणाली की तुलना करना तुलनात्मक राजनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्ययन करता है कि विभिन्न चुनाव प्रणाली कैसे काम करती हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं। यानी जो हमारी तुलनात्मक प्रणाली है ये चुनाव के बारे में भी अध्ययन करती है। जैसे कि अमेरिका में प्रथम पास्ट द पोस्ट ये प्रणाली अपनाई जाती है और जो भारत है इसमें मिश्रित चुनावी प्रणाली अपनाई जाती है। तो दोनों की तुलना करता है कि कौन सी बेहतर है और कौन सी ज़्यादा अच्छी है। इस बारे में भी हमें जागरूकता देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सार्वजनिक नीतियों की तुलना। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की सार्वजनिक नीतियों की तुलना भी करता है। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेवियाई देशों की कल्याणकारी नीतियों और अमेरिका की न्यूनतम हस्तक्षेपकारी नीतियों की तुलना करना इस अध्ययन का एक हिस्सा हो सकता है। यानी ये जो है ये हमारी राजनीतिक तुलना का और जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं उनका भी अध्ययन करता है, जिसके और उदाहरण के रूप में आप इस देश का और अमेरिका का नाम लिख सकते हैं जो कि इनकी सार्वजनिक नीतियों का अध्ययन करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक दलों की तुलना। विभिन्न देशों की राजनीतिक दलों और उनकी कार्यप्रणालियों की तुलना भी तुलनात्मक राजनीति का हिस्सा है। उदाहरण के लिए अमेरिका द्विदलीय प्रणाली और भारत में बहुदलीय प्रणाली की तुलना करना इसका अध्ययन का एक हिस्सा है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक दलों की भी तुलना की जाती है, या ये कहें राजनीतिक दलों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। उदाहरण के रूप में आप अमेरिका और भारत का उदाहरण लिख सकते हैं। अमेरिका में सिर्फ 2 दलीय व्यवस्था होती है और भारत में बहुदलीय व्यवस्था होती है। तो भारत में एक दल नहीं होता, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया जाता है, ठीक है। तो आप उदाहरण के रूप में इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष, कि आप इसको निष्कर्ष जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक और गहन अध्ययन है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहार का विश्लेषण और तुलना करती है। यानी जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है ये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणाली और संस्थाओं का तुलना करती है, उनके बारे में अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रणाली, समानताओं और विभिन्नताओं को समझना, राजनीतिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और राजनीतिक सिद्धांतों और मॉडलों का विकास करना है। यानी जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है इसका उद्देश्य ये है कि जो विभिन्नताएं हैं उनको समझना, राजनीतिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में और इनके मॉडलों के बारे में इनका विकास करना, इनको समझना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तुलनात्मक राजनीति का कार्य क्षेत्र विस्तृत है। यानी तुलनात्मक राजनीति जो है हम पहले ही देख चुके हैं इस क्वेश्चन में कितना बड़ा क्षेत्र है इसका। इसको एक ऐसे सिंगल लाइन या फिर सिंगल चीज़ में हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। और इसमें राजनीतिक संस्थाएं, प्रक्रियाएं, व्यवहार, संस्कृति, सार्वजनिक नीतियां और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन शामिल है। यानी इसमें हम राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं और व्यवहार और सांस्कृतिक
सांस्कृतिक, सार्वजनिक नीतियाँ और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जो कि हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो हमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और उनके कार्य प्रणालियों के बारे में गहन और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। और इस तरह से हम देख सकते हैं जो तुलनात्मक राजनीति है वो हमें राजनीति के बारे में एक अच्छा और गहन अध्ययन करने के लिए एक मौका देती है, या फिर एक साधन प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से अपनी राजनीति को पहचान पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा डिस्कस अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ओके, कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक राजनीति का क्या लाभ है, यानी तुलनात्मक राजनीति क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको देख लेते हैं। पहले आप परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप क्या लिख सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, संस्थाएं, प्रक्रियाएं और व्यवहार की तुलना विश्लेषण करती हैं। यानी जो तुलनात्मक राजनीति है वो हमें एक ऐसी संस्था प्रदान करती है जिसमें हम राजनीतिक प्रणाली, संस्करण और प्रक्रिया इन सभी की तुलना करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच विभिन्नताओं और समानताओं को समझना और उनके कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन करना है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें न केवल विभिन्न देशों की राजनीति की समझ मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि कौन सी प्रणाली किन परिस्थितियों में बेहतर काम करती है। इसके अलावा यह अध्ययन हमें वैश्विक स्तर पर राजनीतिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। यानी तुलनात्मक राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम इसके आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति जो है वो सिर्फ हमें तुलना करना ही नहीं बताती, यानी तुलना करके ही नहीं दिखाती, बल्कि हमें ये भी बताती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी जो तुलनात्मक राजनीति है वो अच्छी है, या हम किसका उपयोग कर सकते हैं और कौन सी दिशा निर्देश ज़्यादा बेहतर होगी। यानी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ये भी बताती है कि किस सिचुएशन में हमें किस राजनीति व्यवस्था को अपना लेना चाहिए, या किस राजनीति व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमें कार्य करने चाहिए, और ये दिशा निर्देश देने का भी कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखिए ये जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, ये इसीलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूरी चीज़ें बनाई गई हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड आ जाए तो आपको इसी तरीके से लिखना है, यानी आपको परिचय लिखना है, फिर भूमिका लिखनी है, और लास्ट में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन भी ज़रूर लिखना है। इसी वजह से ये जो नोट्स बनाए गए हैं वो इसी फॉर्मेट में बनाए गए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो और आप लोग अपनी स्टडी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएँ और अच्छे से स्टडी कर पाएँ, यानी गलत चीज़ें ना देखें और सही से जो एक्चुअल में लिखने का तरीका है वो आपको पता चल पाए, ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तुलनात्मक राजनीति के लाभ को देख लेते हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे ही तुलनात्मक राजनीति के लाभ हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की समझ। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की गहन समझ मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली किन परिस्थितियों में प्रभावी हो सकती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना समीक्षा से इन दोनों प्रणालियों की विशेषताओं और चुनौतियों का पता चलता है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी जो प्रणाली है वो किस परिस्थिति में उपयोगी है और किस परिस्थिति में हमें किस प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारी ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है और जो अमेरिका है उसमें राष्ट्रपति प्रणाली है, और इन दोनों की जो तुलनाएं हैं और इन दोनों की जो चुनौती हैं वो सभी हमें तुलनात्मक राजनीति से पता चल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, लोकतंत्र और अभिनायकवाद की तुलना। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें विभिन्न प्रकार के शासन प्रणाली की तुलना कर सकते हैं, जैसे कि लोकतंत्र और अभिनायकवाद, जिसमें हम यह समझने में मदद मिलती है कि लोकतंत्र प्रणाली किन कारणों से सफल होती है और अधिनायकवादी प्रणाली को क्या खामियां होती हैं। यानी देखिए जो तुलनात्मक राजनीति है वो हमें ये भी बताती है कि लोकतंत्र और अभिनायकवाद जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र को समझने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसीलिए ये जो तुलनात्मक राजनीति है ये हमें लोकतंत्र की और अभिनायकवाद जो वो प्रणाली है उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताती है, और जो लोकतंत्र की खूबियों को बताती है और अभिनायकवाद जो है इस प्रणाली की खामियों को बताती है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, जर्मनी और उत्तरी कोरिया की राजनीतिक प्रणाली की तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र संस्थाएं किस प्रकार व्यक्तिगत
स्वतंत्रता और विकास को बढ़ावा देती है। अब देखिए, जो जर्मनी है और जो उत्तरी कोरिया है, दोनों में अलग अलग प्रणाली हैं। इनका अध्ययन करने से हमें ये पता चल जाता है कि लोकतंत्र जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए और उसके विकास के लिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसका विकास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से विभिन्न देशों की नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि कौन सी नीति किस देश में सफल है और क्यों। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कनाडा और अमेरिका की नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें यह समझ में आता है कि कौन सा मॉडल अधिक प्रभावशाली है और क्यों। यानी जो तुलनात्मक राजनीति है ये हमें नीतियों के बारे में भी बताती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जो स्वास्थ्य नीति है उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे कनाडा और अमेरिका की स्वास्थ्य नीतियों का अध्ययन किया गया तो हमें पता चला कि कौन सी के बेहतर है और क्यों बेहतर है, इसका भी हमें उत्तर मिल जाता है। यानी क्या कमी है, उन कमियों को भी हम बाद में दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, वैश्विक राजनीतिक परिवर्तन और प्रवृत्तियों की समझ। किस तरह से, चलिए देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन और प्रवृत्तियों की बेहतर समझ मिलती है, जिससे हमें यह जानने में मदद मिलती है वैश्विक स्तर पर कौन सी राजनीतिक घटनाएं और परिवर्तन हो रहे हैं और उसका प्रभाव क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए, अरब स्प्रिंग की घटनाओं की तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें यह समझ में आता है कि किस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता और जन आंदोलन का प्रभाव होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, जो हमारे राजनीतिक परिवर्तन होते हैं और जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं उन पर भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप अरब का लिख सकते हैं, जिसमें हमें जो राजनीतिक अस्थिरता है और जन आंदोलन है उनके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आप लिख सकते हैं, असमानता और विभिन्नता की पहचान। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और संस्कृतियों के बीच समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान की जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न समाजों में राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत और चीन की राजनीतिक प्रणाली की तुलना अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र और अधिनायकवाद प्रणाली में क्या अंतर है। यानी हम ये कह सकते हैं, जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है वो राजनीति का भी अध्ययन करती है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में भारत और चीन की राजनीति को देखें तो हमें इन दोनों की तुलना से पता चलता है कि लोकतंत्र और अधिनायकवाद जो प्रणाली है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, कितनी लोगों को कितनी फ्रीडम मिलती है और कितनी नहीं। अब आपको बताना है कि अधिनायकवाद किस देश में है, भारत में या चीन में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पता ही होगा, बट फिर भी बता देना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा राजनीतिक सिद्धांतों का परीक्षण। अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांतों का परीक्षण क्या है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो तुलनात्मक राजनीति है ये विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक परीक्षण होते हैं और उनका मूल्यांकन करने का भी कार्य करती है। यानी उनको देखना, उनको समझना, ये सभी कार्य करती है, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा सिद्धांत किन परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और उसका प्रभाव क्या होगा। और इस चीज़ से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा जो सिद्धांत है वो सही है परिस्थिति के अकॉर्डिंग और उसका क्या प्रभाव होगा ये भी पता चल जाता है। उदाहरण के लिए, मार्क्सवाद और पूंजीवाद के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें यह समझ में आता है कि किन सिद्धांतों का विभिन्न देशों पर प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम मार्क्सवाद और पूंजीवाद का अध्ययन करें तो हमें ये पता चल जाता है कि किन देशों पर और किन का अध्ययन सबसे ज़्यादा होगा। यानी पहले हम देश का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में हम इन दोनों का मार्क्सवाद और पूंजीवाद का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस देश पर किसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा और क्यों प्रभाव रहेगा, इसका भी हमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके और उदाहरण देख लेते हैं। कुछ तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को समझने के लिए कुछ उदाहरण हैं। अब हम उन उदाहरणों को देख लेते हैं कि किस तरह से हम तुलनात्मक राजनीति को समझ सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं, स्वीडन और अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली। किस तरह से, चलिए देखते हैं। स्वीडन की स्वास्थ्य प्रणाली सार्वजनिक वित्त पोषित है, जहां सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। इसके विपरीत अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली निजी बीमा पर आधारित है। अब देखिए, जो स्वीडन की स्वास्थ्य प्रणाली है वो जो है वो सार्वजनिक है, यानी सभी को समान मिलती है। लेकिन जो अमेरिका की है वो उनकी सार्वजनिक ना होकर निजी जो वो बीमा प्रणाली होती है, बीमा पर आधारित होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से इन दोनों प्रणालियों को अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि स्वीडन की प्रणाली
अधिक समावेशी और समान है, जबकि अमेरिका की प्रणाली में असमानता अधिक है। जी हाँ, क्योंकि देखिए जो स्वीडन है वहाँ पर समानता है, सभी को समान स्वास्थ्य प्रणाली मिलती है, पर अमेरिका में तो जो ज़्यादा अमीर होगा उसे ज़्यादा अच्छी सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये तो बीमा पर आधारित होती है ना, जितना महंगा आपने बीमा करवाया उतनी ज़्यादा सुविधा। तो यहाँ हम असमानताएं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जापान और भारत की शिक्षा प्रणाली। जापान की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक अनुशासनिक और संरचित है, जहां शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में कड़ी मेहनत और जोर दिया जाता है। यानी जो जापान की शिक्षा प्रणाली है वो अनुशासन और बहुत ज़्यादा सीखने पर जोर देने वाली प्रणाली है। ठीक है, दूसरी ओर भारत की शिक्षा प्रणाली अधिक विविधतापूर्ण है और इसमें विभिन्न राज्यों और भाषाओं के बीच विविधता पाई जाती है। यानी अगर हम दूसरी ओर देखें भारत की प्रणाली, तो ये विविधता से भरी हुई है, शिक्षा प्रणाली भी विविधता से भरी हुई है, क्योंकि हम इसमें अलग अलग भाषाओं को देख सकते हैं। हर स्टेट की अलग अलग भाषाएं, फिर लोकल भाषाएं, इतनी सारी भाषाएं हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विविधता देखी जा सकती है। और तुलनात्मक राजनीति से यह समझ में आता है कि जापान की प्रणाली उच्च शिक्षा मानकों को बनाए रखने में सफल है, जबकि भारत की प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है। यानी हम अगर तुलनात्मक राजनीति के बारे में बात करें या तुलना करें दोनों की राजनीति से, तुलनात्मक राजनीति से, तो हम ये पाएंगे कि जो जापान की शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो भारत की प्रणाली है उसमें अभी भी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक भी जो भारत है उसकी जो शिक्षा प्रणाली है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं ब्रिटेन और जर्मनी की संसदीय प्रणाली। अब हम ब्रिटेन और जर्मनी की संसदीय प्रणाली को देखेंगे। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को संसद का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है, जबकि जर्मनी में संघीय राष्ट्रपति और चांसलर का पद विभाजित है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से इन दोनों प्रणालियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि जर्मनी की प्रणाली में सत्ता के अधिक संतुलन और जांच का प्रभाव है, जबकि ब्रिटेन की प्रणाली अधिक केंद्रीकृत है। यानी हम कह सकते हैं दोनों की जो प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे कि जापान की जो प्रणाली है वो सत्ता पर आधारित है और जो हमारी ब्रिटेन की प्रणाली है वो जो है वो अधिक केंद्रीकृत है। तो दोनों की प्रणाली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है, वो भी तुलनात्मक राजनीति की वजह से है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके निष्कर्ष में किस तरह से लिख सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और नीतियों की गहन समझ मिलती है। यानी तुलनात्मक राजनीति जो है वो सभी चीज़ों के बारे में गहराई से जानने का एक मौका देती है। इसके अध्ययन से हम विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि कौन सी प्रणाली किन परिस्थितियों में सफल होती है। यह अध्ययन हमें राजनीतिक सुधारों और नीति निर्माणों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करता है और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक होता है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यवहारिक राजनीति और नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है वो हमें बताती है कि किस परिस्थिति के अनुसार हमें कौन सी राजनीति को अपनाना चाहिए, और ये नीति निर्माण में भी हेल्पफुल होती है और ये दिशा निर्देश भी देती है तुलनात्मक राजनीति, और क्या चीज़ सही है और गलत है उसकी जो जागरूकता है उसको भी बढ़ावा देती है। इसीलिए हम कह सकते हैं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलना की विभिन्न प्रकार की विधियों की व्याख्या कीजिए। यानी जो तुलना है इसकी जो विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं, यानी किस आधार पर हम इसकी तुलना करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अब उसका पहले परिचय देख लेते हैं कि परिचय किस तरह से लिखा जाएगा। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। यह विधियां हमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, नीति और प्रक्रियाओं की तुलना करके उनकी विशेषताओं और उनके प्रभाव को समझने में मदद करती है। इस अध्ययन के दौरान मुख्यतः 4 प्रमुख विधियों का उपयोग किया जाता है: केस स्टडी, तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण, सांख्यिकी विधि और क्षेत्रीय अध्ययन। यानी जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है वो हमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसके अंतर्गत हम 4 प्रमुख विधियों का यूज़ करते हैं। पहली जो होती है हमारी केस स्टडी होती है, दूसरी जो होती है वो हमारी तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण होती है, और तीसरी होती है हमारी सांख्यिकी विधि, और चौथी होती है हमारी क्षेत्रीय अध्ययन। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। पहला जो है हमारा वो है केस स्टडी। केस स्टडी को देख लेते हैं। केस स्टडी विधि में किसी एक विशिष्ट मामले या घटना का गहन अध्ययन किया
किया जाता है। इसमें किसी एक देश, समुदाय या घटना का विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। यानी जो केस स्टडी होती है वो मुख्य रूप से किसी एक घटना या एक मुद्दे के ऊपर की जाती है ताकि उस चीज़ को अच्छे से समझा जा सके। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं भारत में 1991 में आर्थिक सुधार का अध्ययन, और दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं चीन में सांस्कृतिक क्रांति का विश्लेषण। यानी हम दो उदाहरण आप देख सकते हैं, जो हमारा 1990 का आर्थिक सुधार अध्ययन किया गया था और जो चीन की सांस्कृतिक क्रांति हुई थी उसका विश्लेषण किया गया था, वो सभी केस स्टडी का उदाहरण है। इस विधि का प्रमुख लाभ यह है कि यह विशिष्ट मामलों के गहन अध्ययन की अनुमति देती है, जिसमें हम उस मामले में विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। हालांकि इसका मुख्य नुकसान यही इसके निष्कर्ष सामान्यीकृत के लिए उपयोगी नहीं होते। यानी हम कह सकते हैं जो केस स्टडी है वो एक पॉइंट को लेकर या फिर एक बिंदु को लेकर अच्छे से गहनता से अध्ययन करती है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि इसके जो पॉइंट है या फिर इसका जो निष्कर्ष है वो सामान्यीकृत नहीं होता, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण। अब हम तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण को देख लेते हैं कि तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण क्या होता है। इस विधि में ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं की तुलना की जाती है। यह विधि हमें समय के साथ विभिन्न राजनीतिक प्रणाली घटनाओं के विकास परिवर्तनों को समझने में मदद करती है। यानी तुलनात्मक ऐतिहासिक जो विश्लेषण है ये हमें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में समझने में और उनकी तुलना करने में मदद करती है, और जो हमारी इतिहास में, जो हमारी हिस्ट्री में राजनीतिक प्रणाली रह चुके हैं, राजनीति में जो भी बदलाव हो चुके हैं उनके बारे में पढ़ने में हमें मदद करती है। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं फ्रांसीसी और रूसी क्रांति की तुलना। दूसरा आप लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी और जापान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण। ये सभी क्या है, ये हमारे राजनीतिक ऐतिहासिक मुद्दे हैं जिनका जो तुलनात्मक राजनीति अध्ययन करती है। इस विधि का प्रमुख लाभ यह है कि यह ऐतिहासिक घटनाओं के दुर्घटनाकालीन प्रभाव को समझने में मदद करती है। हालांकि इसका मुख्य नुकसान यह है कि ऐतिहासिक डेटा की सीमाएं और असंगतता निष्कर्ष को प्रभावित कर सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं जो राजनीतिक तुलनात्मक विश्लेषण है ये हमें इतिहास के बारे में तो बताती है, यानी जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से हमें बताती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि ऐतिहासिक जो डेटा होता है या फिर उसकी जो सीमाएं होती हैं वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमें इतिहास के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती, तो ये इसकी सीमा हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि देख लेते हैं। सांख्यिकी विधि में संख्यात्मक डेटा का उपयोग करके विभिन्न राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें सांख्यिकी तकनीक का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जाता है। यानी इसमें हम सांख्यिकी जो डेटा होता है उसका विश्लेषण करते हैं और राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं डेटा के आधार पर। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं विभिन्न देशों में जनसंख्या वृद्धि और राजनीतिक स्थिरता के बीच संबंध का अध्ययन। यानी जो हमारी विभिन्न देशों की जो जनसंख्या है और उसकी जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनका अध्ययन करना। जनसंख्या को तो हम डेटा यानी नंबरों में ही काउंट, तो इसीलिए ये सांख्यिकी विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट उदाहरण आप लिख सकते हैं लोकतांत्रिक देशों में मतदान प्रतिशत और आर्थिक विकास के बीच संबंध का विश्लेषण। यानी ये भी हमें जो राजनीति है उसके बारे में अध्ययन करती है, और जो हमारे मतदान होते हैं यानी वोटर्स होते हैं उनका अध्ययन करना और उनके आर्थिक विकास का अध्ययन करना भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इस विधि का प्रमुख लाभ ये है कि ये बड़े पैमाने पर डेटा के विश्लेषण की अनुमति देता है, जिससे निष्कर्षों को सामान्यीकृत किया जा सकता है। हालांकि इसका मुख्य नुकसान यह है कि यह डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता निष्कर्ष को प्रभावित कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसकी वजह से हमें बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण की अनुमति मिल जाती है, लेकिन ये जो है ये निष्कर्ष को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता और उपलब्धता है वो कहीं ना कहीं हमारे निष्कर्ष को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है क्षेत्रीय अध्ययन। क्षेत्रीय अध्ययन को देख लेते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन में किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश का व्यापक अध्ययन किया जाता है, जिसमें यह क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का विश्लेषण किया जाता है। यानी क्षेत्रीय अध्ययन में किसी भी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट देश यानी पर्टिकुलर
क्षेत्र या पर्टिकुलर देश का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं उदाहरण, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का विकास, यानी दक्षिण एशिया में जो लोकतंत्र का विकास हो रहा था, ये पर्टिकुलर दक्षिण एशिया की बात हो रही है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अफ्रीका में औपनिवेशिक काल के पश्चात की राजनीतिक संरचना, यानी इसमें भी पर्टिकुलर अफ्रीका की बात हो रही है, जिसमें हम राजनीतिक संरचना की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि का प्रमुख लाभ यह है कि यह किसी विशिष्ट क्षेत्र की गहरी समझ प्रदान करता है। हालांकि इसका मुख्य नुकसान यह है कि इसके निष्कर्ष अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। यानी ये जो है, इसका एक प्रमुख लाभ ये है, देखिए सबका मैंने लाभ और हानि दोनों ही बताई हैं, तो इसका जो प्रमुख लाभ है वो ये है कि ये जो है, ये किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में गहन जानकारी, बहुत अच्छी तरीके से डीपली जानकारी देता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? वो जो जानकारी है वो किसी और क्षेत्र पर लागू नहीं होती। ऐसा नहीं है हमने उस क्षेत्र का अध्ययन किया और कोई नीति बना दी और वही नीति कहीं और भी अप्लाई कर दी, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इसकी एक अच्छाई हो गई, एक बुराई हो गई। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल एंड ब्लॉगर के साथ में जुड़ सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड, अपना रिजल्ट और जो आपकी SOL की बुक्स होती हैं और जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स हैं और हमारी जितनी भी सारी वीडियोस हैं, वो सभी इस ऐप पर आप इजीली देख सकते हैं और ये सारे ही बेनिफिट्स आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, ताकि आप मोर स्टडी कर पाएँ और आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।